नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि किसी को जबरन वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। हालांकि मौजूदा नीति को मनमानी मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। अदालत ने कहा कि मौजूदा सरकारी नीति को साफ तौर पर मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरीर की सुरक्षा कानून की नज़र में महत्वपूर्ण है और किसी को भी टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि व्यक्तिगत अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए कोई नियम सामुदायिक स्वास्थ्य के हित में लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो वैक्सीन से संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से पब्लिक को उपलब्ध कराए ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि पब्लिक के किसी भी प्राइवेट डेटा का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया जाए। देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी और बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के अनुसार अप्रैल में बेरोजगारी दर 7.83% हो गई। ये मार्च में 7.60% थी। CMIE का ये आंकड़ा रविवार को जारी किया गया। अप्रैल में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 9.22% हो गई, जो पिछले महीने 8.28% थी। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.29% से घटकर 7.18% हो गई। सबसे अधिक 34.5% बेरोजगारी दर हरियाणा में दर्ज की गई। इसके बाद राजस्थान में 28.8%। ऐसे में सवाल है कि कोरोना का असर कम होने के बावजूद रोजगार के अवसर कम होने के क्या कारण हैं। कवि कुमार विश्वास को अदालत से राहत मिली है। पंजाब में उनकी गिरफ्तारी पर तलवार लटक रही थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काने वाला बयान देने के आरोप में पंजाब में दर्ज FIR में कवि कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से रहे हैं। कुमार विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए पिछले हफ्ते पंजाब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कवि के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 12 अप्रैल को रूपनगर थाने में समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश, धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के इरादे से समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कहा था कि नरेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर बाहर आए गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। ये एक साजिश है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रची गई। उन्होंने कहा कि मुद्रा एयरपोर्ट पर 1,75,000 का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन गौतम अडानी के खिलाफ कोई केस और जांच नहीं। गुजरात बीजेपी की एक दलित महिला कार्यकर्ता ने बीजेपी के मंत्री पर रेप का आरोप लगाया, उसकी जांच नहीं हो रही है। मैंने क्या कहा था, यही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर आए तो गांधी का मंदिर बनाने वाले मोदी जी गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा के बीच लोगों से शांति की अपील करें। मैंने तो दंगा फसाद ना करने की अपील की थी। मेवानी ने कहा कि मुझे बताया जाए कि देश के PM से शांति की अपील करने के लिए कहना किस कानून के तहत अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। ये एक ऐसी साजिश है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में रची गई। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई में सभी मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को चेतावनी दी थी कि पूरे महाराष्ट्र से मस्जिदों के आगे से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। बीते दिनों बीजेपी सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा के द्वारा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े जाने को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी विवाद हो चुका है। मुंबई के मेयर ने सोमवार को कहा कि मुसलमानों या किसी ने भी हनुमान चालीसा का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए एक है और वो सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। मेयर ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, लाउड स्पीकरों को उसी के अनुसार इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। मेयर ने कहा कि अगर राज ठाकरे ने अपने भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक कहा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की वजह से ही मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने मनसे के कार्यकर्ताओं को चेताया कि उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, वरना उनका सारा जीवन अदालतों के धक्के खाते हुए गुजरेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर राजनीति को तेज करने की कोशिश करते हुए पुरानी धमकियों को फिर से दोहराया। राज ठाकरे की रैली में रविवार को औरंगाबाद में भारी भीड़ उमड़ी। राज ठाकरे ने रविवार को औरंगाबाद में कहा कि अगर 4 मई के बाद से लाउड स्पीकर नहीं हटे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या होता है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ के पुलिस वालों से कहना चाहता हूँ कि बाहर जाइए और अभी से उन लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने लाउड स्पीकर नहीं हटवाए तो हम आपको ताकत दिखाएंगे। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों से भी सभी लाउड स्पीकर हटा दें, लेकिन पहले मस्जिदों से हटा दें। राज ठाकरे ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश ऐसा कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं। राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है, लेकिन अगर आप इसे धार्मिक मुद्दा बनाते हैं तो हम इसका धर्म के साथ जवाब देंगे। ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को एक अल्टीमेटम देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि उनके कार्यकर्ता लाउड स्पीकर के जरिए अजान को बंद कराने के लिए मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाएंगे।
शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि भाजपा ने अतीत में हिंदुत्व के लिए गठबंधन के बहाने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को धोखा दिया। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कभी भी हिंदुत्व के एजेंडे के तहत भाजपा की साजिश को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इतना भोला नहीं हूँ, मैं भाजपा के एजेंडे से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ठाकरे ने मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के मराठी दैनिक लोकसत्ता द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। सीएम ठाकरे ने कहा कि मैं भाजपा को उसकी साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। उनका हर कार्य और रणनीति पर मेरी आंखें और कान हैं। ठाकरे ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में निम्न स्तर की राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा से पूछेंगे कि वह महाराष्ट्र को कहां ले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद वे बर्लिन में भारत जर्मनी IGC बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज से मुलाकात करेंगे। वहीं शाम में वे जर्मनी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 3 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। बीते 2 महीने के दौरान इस युद्ध की वजह से रूस पर दुनिया के कई देशों ने आर्थिक व दूसरे प्रतिबंध लगा दिए हैं, जबकि भारत का रूस को लेकर रुख नरम है और भारत मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की वकालत करता रहा है। यूरोप के कई देशों ने भी यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा और भी अहम हो जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री डेनमार्क, फ्रांस और जर्मनी में आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हैदराबाद में स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विश्वविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी है। इस पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि तेलंगाना की TRS सरकार राहुल के कार्यक्रम को न होने देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बना रही है। कुछ छात्रों ने इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट का भी रुख किया है और अदालत से उस्मानिया यूनिवर्सिटी को राहुल गांधी के कार्यक्रम की इजाज़त देने के लिए निर्देश देने की मांग की है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी इस बारे में लिखित में कोई आदेश नहीं दिया है। राहुल गांधी को वारंगल के नज़दीक हरमकोंडा में 6 मई को एक राजनीतिक सभा करनी है और 7 मई को विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम है। कांग्रेस के साथ बात नहीं बनने के बाद अब प्रशांत किशोर ने राजनीति में उतरने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल के रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया। जैसे ही मैं पेज को पलटता हूं, पता चलता है कि मुद्दों और जन स्वराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी जनता तक जाने का समय आ गया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है शुरुआत बिहार से, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर बहुत जल्द ही बिहार की राजनीति की पारी की शुरुआत कर सकते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।